हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो प्यारे दोस्तों, इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई जो 2017 में जितने भी वहाँ सेट हुए थे। इस सीरीज़ के माध्यम से हम मैथ के क्वेश्चन इसमें सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। और इसी सीरीज़ को हमने लगातार जारी रखा है और इससे जो आपको 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको इससे पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें अब की बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको इसमें जो 2021 का एग्ज़ाम है इसको आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। देरी न करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन आंकड़ों के अनुमानित माध्यमान की गणना करो। इन आंकड़ों के माध्यमान की गणना हमें करनी है। हमें दे रखा है कि इन आंकड़ों के अनुमानित माध्यमान की गणना करना है। कॉलेज में विद्यार्थियों की सैंपल जिनमें से रोजाना बस किराए पर किए गए खर्चे के बारे में पूछा गया है। एक सांडी बना के दे रखी है जो कॉलेज में विद्यार्थियों की सैंपल के रोजाना बस किराए में जाने के लिए खर्चों का जो ब्यौरा दे रखा है और हमसे यहाँ से पूछा है मध्यमान, ठीक है। यहाँ से और मध्यमान को बोलते हैं, यहाँ से मैं बता दूँ मध्यमान के लिए एक माध्यिका होती है। निकालने के लिए मध्यमान आ जाए या मध्यमान आ जाए, मध्यमान या माध्यिका, मीडियन जिसे बोलते हैं माध्यिका, तो इनका मान क्या है, सेम है। जैसे हम माध्य को एवरेज बोलते हैं या माध्य या औसत बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही से मध्यमान को क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो हमें यहाँ से माध्यिका निकालनी है और जब टेबल हमें दे रखी होगी इस प्रकार से हम माध्यिका कैसे इस टेबल की हेल्प से निकालेंगे। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो 2017 में पेपर में पूछे गए थे, अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ से सबसे पहले ये हमें जो ये दिया होता है इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल दिया होता है मतलब वर्ग अंतराल दे रखा है हमें यहाँ से। और ये इसे बोलते हैं बारंबारता, इसे ऐप लिखते हैं हम बारंबारता। माध्यिका निकालने के लिए ध्यान रखें, माध्यिका निकालने के लिए अगर मैं बारंबारता और वर्ग अंतराल वगैरह दिया होता है तो पहले हम संचयी बारंबारता निकालते थे। संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता को बोलते हैं हम यहाँ से सी एफ, इसे लिख देते हैं हम सी एफ। यहाँ से संचयी बारंबारता को क्या लिखते हैं भाई, सी एफ लिखते हैं यहाँ से। तो कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखो पहले संचयी बारंबारता जो बारंबारता में पहला वाला नंबर है लिखा हुआ उसे हम 4 ऐसे ही लिखेंगे। जो संचयी बारंबारता में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, पहला नंबर ऐसे ही लिखेंगे संचयी बारंबारता निकालने के लिए। उसके बाद ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि अब की बार 4 प्लस का 15 ये ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 19 आ जाएगा। ऐसे ही अब की बार 19 में प्लस ऐड करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 27। उसके बाद 27 में ऐड करेंगे 3 को, ये कितना बन जाएगा 30। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार कि पहले जो बारंबारता में लिखा हुआ है पहला नंबर ऐसे लिखेंगे एज इट। उसके बाद जो नीचे का नंबर है, ठीक है, अब की बार 4 में फिर 15 को मैंने ऐड करा 19 आया, फिर 19 में 8 को ऐड करा 27 आया, फिर 27 में 3 को ऐड करा कितना आ गया 30। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से n की जो संख्या है, यानी कि जो n, वैसे तो n ये नंबर भी देखो यहाँ से ये जो बाद में संचयी बारंबारता जोड़ के लेकर आते हैं हम, इसमें जो लास्ट टर्म आती है ये भी n की संख्या होती है, ठीक है। और भी हम चेक कर लेंगे, यहाँ से इन्हें भी जोड़ लेते हैं, इन्हें जोड़ते हैं हम, ये भी बिल्कुल 30 ही बनना चाहिए, यानी कि ये n का ही मान होता है और ये भी n का मान होता है। 4 और 5 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 और 3 20 का 0 और 1, ठीक है, और यहाँ से लगे 2 तो कितना हो जाएगा ये भी 30 आ गया, यानी कि ये n का ही मान होता है। यानी कि n का मान या तो यहाँ से निकाल लो और नहीं जो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं ये भी n का ही मान होता है। अब देखते हैं यहाँ से हम यहाँ से माध्यमान निकालने के लिए n/2 निकाल लेते हैं। यहाँ से n/2 जैसे हम निकालेंगे तो 30/2 हम करते हैं इसे, तो 30/2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 15 आ जाएगा। 30/2 कितना आ गया 15। अब जैसे हमने n/2 निकाला, n/2 निकालना पड़ेगा हमें, देखते हैं माध्यमान निकालने के लिए। n/2 निकालने के बाद हम देखेंगे इसमें जो संचयी बारंबारता में जो यहाँ से हमने n/2 निकाला है, संचयी बारंबारता में इससे बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नहीं बड़ा नंबर देखेंगे। संचयी बारंबारता में बड़ा नंबर कौन सा है 19, बड़ा नंबर कौन सा है 19 से ऊपर वाला नंबर ये तो हो जाता है सी एफ की वैल्यू। मैं भी फॉर्मूला बताऊंगा, ये तो होता है सी एफ।
ध्यान रखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, n बाई, पहले हम n देखेंगे, n देखने के बाद n बाई 2 निकालेंगे 15, इससे बड़ा नंबर देखेंगे और देखेंगे किसमें, संचयी बारंबारता में देखेंगे। संचयी बारंबारता में देखा हमने कि 19 और 19 के ऊपर जो नंबर है वो CF, उसे हम लिखेंगे CF यानी कि संचयी बारंबारता। अब जो 19 आया है, 19 के सामने वाला जस्ट, ये जो 19 के सामने वाला जस्ट जो बारंबारता है ये होता है F। ये किसका मान होता है, ये F का मान होता है भाई। और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल होता है, यानी कि वर्ग अंतराल जो यहाँ है वो 11 से 20 के बीच है यहाँ से। और वर्ग अंतराल की निचली सीमा यानी कि निम्न सीमा, छोटा वाला नंबर, इसे ये होता है L का मान। किसका, L का मान। वर्ग अंतराल में जो निचली सीमा होती है यानी कि जो छोटा वाला नंबर है ये होता है L का मान। ध्यान रखें, पहले n बाई 2 निकालें, n बाई 2 निकालने के बाद उसमें देखेंगे उससे बड़ा नंबर कौन सा है, उसके ऊपर वाला CF होगा। उसके जो हमने जो बड़ा वाला नंबर n बाई 2 से माना है उसके सामने वाला जस्ट F का मान होगा, और F के मान के सामने वर्ग अंतराल होगा, और वर्ग अंतराल में जो निचला नंबर होगा, निचली, ठीक है, छोटा नंबर होगा, वो निचली सीमा होती है, वो L का मान होता है। तो माध्यिका या माध्यमान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान निकालेंगे यहाँ से, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L प्लस n बटे 2 माइनस का CF, n बटे 2 माइनस का CF बटे में F और गुणा में H। H क्या होता है, H है वर्ग अंतरालों का डिफरेंस। वर्ग अंतराल का कितना डिफरेंस है, 1 से लेकर 10, यानी कि कितना डिफरेंस है, 9। 11 से 20 9, यानी कि सबके वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल का जो अंतर है ये H का मान होता है भाई, ठीक है। H 31 से 40 यानी कि सब में ही 9 का डिफरेंस है, तो H का वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। L की वैल्यू देखो, मैंने बताया L की निम्न सीमा यानी कि 11 प्लस का n बाई 2, n बाई 2 कितना निकाला अभी हमने 15, और माइनस का CF कितना निकाला है अभी हमने 19, CF 4 है, सॉरी, ठीक है, CF तो उसके 4 ऊपर वाला है ना, 4 है, ये 15 है भाई, और बटे में कितना F कितना है 15, और गुणा H, यहाँ से H की वैल्यू कितनी है 9, 3 3 9 और 3 5 15, इसे कैंसिल कर लेंगे भी। यहाँ से कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 11 प्लस का 15 में से 4 देगा 11 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से कितना बच गया, बटे में 5 और गुणा में 3, इतना बच जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसे, जैसे हम सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, वैसे तो 11 कॉमन लिया तो 11 यानी कि 5 और 3 8, ठीक है, 11 गुणा 8 बनेगा, और बटे में कितना 5, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 5, क्योंकि मैं 11 एलसीएम ले लूँगा, इसमें 11 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से 5 कम 5 बटे में 1 बचेगा, यहाँ से 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 बटे 5 यानी कि 11 8 कितना हो जाएगा 88, और 88 बटे 5, इसे 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 कम 5, कहाँ से लगे कितने 3, 38 हो गया, 5 7 35, 3 बच्चे 5 छंग 30, 17.6, तो 17.6 यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 17.6, ठीक, यानी कि पूरा तो कैंसिल नहीं होगा भाई, 17.6 यहाँ से कितना आया है, तो ये आया हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि लगभग, यानी कि इसमें भाई यहाँ से 0.6 और हो जाएगा ये, तो ये आएगा हमारा आंसर 17.6, ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखें ये क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसा ही 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है उसे F मानेंगे हम, उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि बारंबारता का पहला नंबर, उसके बाद के नंबर इसमें जोड़ते चले जाएँ, तो इसके बाद ही जोड़ते चले जाएँ, सब निकाल लेंगे। ये n का मान निकालेंगे, n का मान वैसे ये भी होता है, n बाई 2 निकालेंगे। n बाई 2 निकालने के बाद जो भी नंबर आएगा संचयी बारंबारता में उससे बड़ा नंबर देखेंगे, उसके सामने वाला F होगा, और वर्ग अंतराल में जो निचली सीमा होगी L का मान होगा। और जो हमने 19 यानी कि n बाई 2 से जो बड़ा नंबर था उससे ऊपर का वाला CF होगा यहाँ से, और H का मान होगा जो वर्ग अंतराल का डिफरेंस दे रखा है यहाँ से। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे मध्यमान के लिए निकालने के लिए, L प्लस n बटे 2 माइनस का CF अपॉन F गुणा H, इसे सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलें, नए क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। एक परियोजना है कोई भी, और उस 12 कर्मचारी द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। अगर 3 कर्मचारी पहले ही दिन अनुपस्थित हैं तो बचे हुए लोग अपने काम करने के दर से कितने, अब उन्हें मतलब जितने बचे हुए लोग हैं उन्हें काम में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वो काम समय पर ही हो जाए।
किस पर हो जाए भाई, समय पर ही हो जाए। ठीक है भाई, क्या थे पहले 12 लोग थे और किसी काम को 15 दिन में कर रहे थे, बाद में 3 लोग पहले दिन अनुपस्थित हो गए। अब उसमें कहा गया कि उन अपनी कार्य क्षमता को वो लोग जो बचे हुए 9 लोग हैं वहाँ से जो 3 चले गए हैं 12 में से, तो अपनी कार्य की इफिशिएंसी क्षमता को कितना बढ़ाएं जिससे कि वो काम पूरा 15 दिन में ही हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ से 12 कर्मचारी, देखो अभी मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, पहले कितने कर्मचारी थे 12, M1D1 से फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, हम M1D1 और इक्वल M2D2 ये फॉर्मूला जानते हैं ना। ठीक है, M1 क्या है यहाँ, यानी कि जो आदमी है, यानी कि पहले 12 आदमी थे और इसे परियोजना को किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे थे। अब 3 कर्मचारी पहले दिन क्या रह गए, अनुपस्थित हो गए। अब जब पहले 12 कर्मचारी थे, जब 3 कर्मचारी अनुपस्थित हो गए, कितने कर्मचारी बचे, 9 गुणा। अब 9 कितने दिन में करेंगे, ठीक है, D2 9 कितने दिन में करेंगे यहाँ से। अब 9 का पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद देखेंगे कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे भाई, 3 से कट के रखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो यानी कि D2 निकल के आ गया 4 पंजे 20। यानी कि अगर 9 कर्मचारी पहले, अगर 12 कर्मचारी 15 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो 9 कर्मचारी 3 कर्मचारी अनुपस्थित होने, 9 कर्मचारी कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए भाई, कितने एक्स्ट्रा दिन लग गए उन्हें, यानी कि 20 माइनस का 15, यानी कि उन्हें 5 दिन ज़्यादा लगे। कितने दिन ज़्यादा लगे, अब 5 दिन में कितने काम की बढ़ोतरी वो करेंगे, ये हमें निकालना है यहाँ से। यानी कि हमें निकालना है इनका जो क्षमता परसेंटेज, यानी बढ़ोतरी परसेंटेज निकालना है, बढ़ोतरी परसेंटेज निकालना है यहाँ से। यानी कि कितनी क्षमता वो करेंगे, कितनी क्षमता उन्हें बढ़ानी पड़ेगी उस काम को बिल्कुल टाइम से करने के लिए, यानी 15 दिनों में पूरा करने के लिए। कैसे निकालेंगे, जितने एक्स्ट्रा दिन उन्होंने क्या करें, जितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं उन्हें 5, अगर वो 9 व्यक्ति कर रहे हैं तो 5 बटे कितना, टोटल कितने दिन है 15, बटे में 15 और गुणा 100। तो यहाँ से 5 की कम 5 और 5 या 15, 100 बटे 3, और 100 बटे 3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1 बटे 3%। तो 33 सही इतनी, यानी कि उन्हें अपने कार्य क्षमता में यानी कि इतने परसेंट की 33 सही 1 बटे 3 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जिससे उनका काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि मान लें पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए n फैक्टोरियल 1 2 3 डॉट 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 n, अगर x की वैल्यू 8 स्क्वायर गुणा 15 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल है। जब x को 16 फैक्टोरियल से विभाजन करेंगे, यानी कि इसे विभाजित करेंगे इस पूरे मान को 16 फैक्टोरियल से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें निकालना है शेष क्या बचेगा यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से कि x इक्वल दे रखा है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आगे मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 15 फैक्टोरियल प्लस, अब फैक्टोरियल खोलते कैसे हैं, देखो फैक्टोरियल जो खुलता है मैं बता दूँ, जैसे फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल, इसे हम खोलते कैसे हैं, जैसे n उसके बाद एक एक घटा चले जाते हैं, n माइनस का 1 n माइनस का 2, मतलब इस प्रकार से हम घटाते चले जाते हैं एक एक टर्म को। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे भाई इसे, 15 फैक्टोरियल और 16 गुणा 15 फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार 17 गुणा 16 गुणा 15 फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार आगे हम अप्लाई करेंगे 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15 फैक्टोरियल, यानी कि सबको हमने 15 फैक्टोरियल तक खोल लिया। क्यों करा, क्योंकि हम यहाँ से 15 फैक्टोरियल क्या ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ऐसे हमें डिवाइड करना है किससे, देखो डिवाइड करना है किससे, 16 फैक्टोरियल से, तो 16 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर दें बी से। किससे डिवाइड करना है, 16 फैक्टोरियल, और 16 फैक्टोरियल को मैं ऐसे करना लिख करके, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ 16 गुणा 15 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना 16 गुणा 15 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें डिवाइड भी करना है, क्योंकि इसने बोला है कि इससे विभाजन करने पर, इसे विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा यहाँ से। तो भाई 64, अब मुझे बताओ यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, भाई 15 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से कितना बचेगा 1, और यहाँ से 16 बचेगा, प्लस का यहाँ से 17 गुणा 16 बचेगा, और प्लस का वहाँ से 18 गुणा 17 और गुणा 16 बचेगा भाई, इतना आ जाएगा। और बटे में कितना है 16 गुणा 15 फैक्टोरियल, और इस 15 फैक्टोरियल से ये 15 फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे भाई यहाँ से, इससे मैं इसे भी कट कर सकता हूँ। ठीक है, 16 चौका 64
ठीक है, इसे इतना भी कट कर देंगे यहाँ से, या इसे कट कर, क्योंकि हमें बाद में इसे हम कट ऐसे रहने दें, क्योंकि बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हम बता भी देंगे यहाँ से जनरली इसे भाग करने पर कितना आ जाता है। वैसे तो ये यहीं क्लियर हो गया, क्योंकि इस वाली संख्या से ये पूरा कैंसिल हो गया। कहने का मतलब इसमें रिमाइंडर क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। रिमाइंडर कितना आने वाला है, शून्य आने वाला है, यानी कि कोई रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। वैसे तो अगर तुम आगे भी और करना चाहते हो, मान लो तो इसे हम कट नहीं करें, इसे ऐसे रहने दें, तो 64 गुणा पहले ही इसे देखो ये कितना हो जाएगा, इनकी सबकी गुणा कर लें, यानी कि 17 बन गया प्लस का पहले गुणा कर लें, 16 सत्ते 112 का 2 हासिल लगे कितने 11, और 16 कम 16 और 11 कितना हो जाएगा अभी 6 1 7 और 1 272, और प्लस का सबकी इनकी गुणा करेंगे भी। तो अभी हमने गुणा करिए 100 272, देखो 17 छक्का 100 पहले से करिए, 16 सत्ते 112, ठीक है, हासिल लगे 2 और 11 और 16 कम 16 और 11 कितना हो गया भाई तुम्हारा 27, 272 और गुणा 18 यहाँ से, और बटे में 16 है अभी हमारा, ठीक है। हमने कट नहीं करना चाहते मतलब, और आगे हम करना चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक हम जानना चाहते हैं इसका। तो यहाँ से भाई कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 64 गुणा, इसको सबको मैं गुणा करके यानी कि ऐड कर लेंगे, इसे और गुणा करेंगे तो लगभग ये कितना बन के आएगा। तो यहाँ से ये बन के आएगा, देखो मैं इसे थोड़ा यहीं सोल्व कर लेता हूँ, कितना बनेगा देखो यहाँ से 17 प्लस का 272 जोड़ेंगे, 272 जोड़ लो भी, इसमें कितना बनेगा चलो बाद में जोड़ लेंगे। अब प्लस का गुणा करो भी, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगे 3, 18 सत्ते 126 और 3 129, ठीक है, हासिल लगे कितने 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगे 3, 18 सत्ते 126 और 6 129, यानी कि हासिल लगे कितने 12। तो 18 दूनी 36 और 12 कितना हो गया भाई 48, कितना हो गया 48। सबको हम ऐड कर लेंगे भी, इसे नीचे वाला ऐसे लिखा हुआ है भी, मैंने उसे सोल्व कर लिया। देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 8 7 15, कितना हो जाएगा 15। ये 15 बचेगा भाई यहाँ से, 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ से 9 और 7 16 और 1 17 और 1 18 हासिल लगा 1 था 18 हो गया, 8 और 2 10 और हासिल लगा 1, 11 का 1 हासिल लगा 1 और 4 और 1 5, इतना आ गया अभी। अब इसकी 64 की इसमें गुणा और करा लेंगे, तो मतलब कहने का मतलब यही तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब भी ये खत्म हो जाएगा 64 चौक, यानी कि बाद में ये कटेगा पूरा जाकर के, यानी कि यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया इससे। तो कहने का मतलब जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। मतलब हमें यहीं तक देखना है, यहीं तक क्वेश्चन ये खत्म हो गया, हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक भी हमारा क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, यानी कि अदर नंबर जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचेगा इसमें क्या आ जाएगा, शून्य आ जाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है भाई कि निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। अब देखो 9 से विभाज्य बहुत सिंपल है, सभी जानते होंगे शायद। 9 से विभाज्य क्या रूल होता है, 9 से विभाज्य क्या होता है कि सभी अंकों का योग 9 के टेबल में आए, यानी कि 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 से डिवाइड हो जाता है। सबको जोड़ के देख लेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 कितना हो गया अभी 17, और 17 और 3 20, यानी कि ये डिवाइड होगा 9 से, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलो, ये 20 बना 20 का सम, ये तो नहीं होगा। आगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 6 15 होगा 9 से डिवाइड, बिल्कुल नहीं। आगे चलो, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना बन गया अभी यहाँ से 22, ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 2 19, कितना बना है देखो, 5 और 2 7, 7 से 13, 13 और 4 17 और 2 19, ये भी नहीं होगा भाई, इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है। दोबारा चेक करके देख ले रहे भाई, कहीं गलती तो नहीं हुई है। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हो गया भाई 17, 17 और 2 19, ये तो नहीं होगा। 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 2 19, 19 और 3 22, ठीक है, ये भी नहीं है भाई। यहाँ से ये देखिए 6 और 6 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15 तो 17 18 है भैया, ठीक है, ये गलती हो गई। हाँ, ये 15 ये 18 है। देखो दोबारा जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3,
2 और 1 3, 3 3 6 और 6 और 12 कितना हो गया भाई 18 आएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया 18, जबकि 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 दूनी 18 पूरा कंप्लीट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं देखना, 9 से डिवाइड होने का रूल है सभी अंकों का सम कर दो और उसका अंक सम करने पर उसका जो योग आता है सभी अंकों का वो 9 के टेबल में आना चाहिए, यानी कि डिवाइड होना चाहिए, वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है यहाँ से कि 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिक और एक निकासी नली है। यहाँ से हमें दिया हुआ है कि 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिक और एक निकासी नली है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। अगर निकासी नली के प्रवाह की दर दोगुनी कर दी जाती है, अगर निकासी नली के प्रवाह की दर दोगुनी कर दी जाए तो दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया गया तो निकालना है हमें कि कंटेनर को भरने में, अब की बार कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा, 3 गुना समय लगता है। जब केवल प्रवेशिक नली यानी कि भरने वाली नली खोली गई हो तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगेगा। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 75 लीटर क्षमता वाला एक टैंक है जिसमें 2 नल लगे हैं, एक भरने वाला है खाली करने वाला। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 5 मिनट में भर जाता है कंटेनर। अगर निकासी नली के प्रवाह की दर को दोगुनी कर दें, निकासी वाला जो पाइप है वो पहले जिस दर से निकाला था उसे दोगुनी कर दें, तो अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कंटेनर में पहले 5 मिनट का समय लग रहा था, अब 3 गुना समय लगेगा, यानी 15 समय लगेगा, 15 मिनट का। हमसे पूछा गया है कि यदि सिर्फ भरने वाले नल को चलाया जाए तो वो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ से मैंने माना ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। ए भरने वाला है और बी क्या है खाली करने वाला, दोनों को एक साथ खोला गया तो मैं लिखूँगा ए माइनस बी, यानी कि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। यहाँ से ये भर रहे हैं किसे, 75 लीटर के टैंक को। किसे भर रहे हैं, 75 लीटर के टैंक को। कितने मिनट में भर रहे हैं, 5 मिनट में, 5 मिनट में भर रहे हैं। अगर ये 5 मिनट में 75 लीटर के टैंक को भर रहे हैं तो यानी कि इनकी जो क्षमता है, इनके 5 यानी कि 15 पंजे 75 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भर रहे हैं तो 75 लीटर टैंक को भर रहे हैं ये। ओके, बाद में यदि a माइनस 2b क्यों करा, क्योंकि बाद में उसने बोला है जो निकासी वाले नल की जो दर है पानी निकालने की अगर दुगनी कर दी जाती है तो अब ये इससे तिगुना समय लेता है। तिगुना समय मतलब अब 15 मिनट लेगा। कितने मिनट लेगा, 15 मिनट लेगा। तो 15 मिनट में 75 लीटर टैंक को भरना है तो अब कितने की दर से भरेगा। ठीक है, अब जल्दी भर देगा, मतलब अब ये 5 की इफिशिएंसी से भर रहा है क्योंकि निकालने वाला ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब निकालने वाला ज़्यादा हो गया तो इसलिए 15 मिनट ले रहा है, यानी कि कम इफिशिएंसी से भर रहा है। यहाँ से कहने का मतलब अगर मुझे एक ही इफिशिएंसी पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि 75 मिनट में जो भरने वाला है वो कितने समय में भर देगा। तो यहाँ से देखें a माइनस का b कितनी इफिशिएंसी आई इसकी, 5। तो a माइनस 2b की वैल्यू कितनी है, 5। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ a माइनस का b और इक्वल 5। यहाँ से a माइनस बी का मान कितना है, यहाँ से 15 मान लगा देंगे, इसका मान 15 लगाएंगे, 15 माइनस का b और इक्वल कितना 5। तो माइनस का b इक्वल 5 और माइनस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का b इक्वल माइनस का कितना हो जाएगा 10। माइनस से माइनस कैंसिल, जो b की इफिशिएंसी आ गई वो 10 आ गई, यानी कि b जो है निकालने वाला नल 10 की इफिशिएंसी से निकाल रहा है। ठीक है, पर खाली अब भरने वाला इसका मान उठा करके b का मान इसमें लगा दो। अगर मैं इसमें लगाऊंगा यहाँ से a माइनस का b इक्वल कितना है 15, तो b की इफिशिएंसी यहाँ लगाएंगे, मुझे a निकालना है। यहाँ से कितना निकालना है भाई, a, मुझे a निकालना है यहाँ से, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल ये b की इफिशिएंसी यानी कि 15, b की इफिशिएंसी कितनी आई है 10, तो ये जुड़ के कितनी हो जाएगी भाई 25। कितनी हो गई 25, a का मान कितना आ गया 25। अब 75 लीटर टैंक को अगर a से भरवाएंगे किसे, 75 लीटर टैंक को, और कितनी की इफिशिएंसी से 25 की, तो 25 या 75, तो कितने मिनट में भर देगा भाई, 3 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में भर देगा, 3 मिनट में। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6,
थोड़ा तेज तेज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है कि मेरी अलमारी में 30 गेंदें पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। 30 गेंदें रखी हैं एक अलमारी में, 10 काले हैं, 10 लाल हैं और 10 भूरे हैं, लेकिन अंधेरे में रंगों में अंतर नहीं कर सकता। मुझे अलमारी से कितनी गेंद लेनी होंगी ताकि एक ही रंग की कम से कम एक जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है 2, जोड़ी का मतलब क्या होता है, जोड़ी एक पेयर जोड़ा मौजूद हो, कम से कम एक जोड़ी मौजूद हो, हमें निकालेंगे। मुझे बताओ इसमें 10 तो क्या है, 10 में रेड है, 10 ब्लैक है और 10 क्या है वाइट, 10 वाइट है, ठीक है। 3 रंगों के कलर पड़े हुए। अगर मुझे बताओ अगर मैं 3 गेंद निकालूंगा एक साथ तो उसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो, ठीक है, एक ही रंग की आए, ठीक है, वो अलग अलग रंग की हो सकती हैं। अगर मैं 3 गेंद निकालूंगा तो तीनों अलग अलग रंग की हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं 4 गेंद निकालूंगा, कितनी, 4 गेंद निकालूंगा तो उसमें से अगर 3 अलग अलग रंग की हुई तो एक 2 रंग की, एक यानी कि 2 गेंद एक 2 रंग की हो सकती हैं। यानी कि 4 गेंद निकालने पर मैं कह सकता हूँ कि एक जो 2 जोड़ी यानी कि एक जोड़ी जो गेंद आएगी वो 2 रंग की हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। अगर मैं 4 गेंदें निकालूंगा, अगर मैं 4 गेंदें निकालता हूँ इसमें से तो कंफर्म है अगर 3 उसमें अलग अलग रंग की हुई तो एक एक्स्ट्रा होगी और एक एक्स्ट्रा होगी, यानी कि उसमें एक जोड़ी जो होगी वो 2 रंग की हो सकती हैं। तो हमारा तो कितनी गेंदें लेनी होंगी, मुझे अलमारी से 4 गेंदें लेनी होंगी, तो कम से कम जिसमें एक जोड़ी गेंद हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौखिक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि 0 इसे क्या करना है, हमें ऐड करना है। अभी क्या करना है, ऐड करना है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.6363। इसे शायद ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। प्लस का 0.373 और ये डॉट 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 आगे तक चल रहा है अभी, डॉट डॉट डॉट, और प्लस का 0.8080 और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ से देखें कि मैंने एक चीज़ बताई है, मैंने भी पीछे भी कराया इस प्रकार क्वेश्चन को। जब भी एक नंबर की यानी कि कोई भी नंबर की अगर रिपीटिंग होती है, इसका मतलब ये क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इनके ऊपर बार। ठीक है, इसी प्रकार मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ कि 37 के ऊपर बार, इनकी रिपीटिंग है। इसी प्रकार 80 के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, बार। इसका मतलब ये होता है। अब इसका मतलब ये होता है, तो अब मैं बार हटाता हूँ तो देखो सब जानते हैं, अगर 2 संख्या के ऊपर बार लिखा है तो 2 9 आ जाएंगे, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 2 नीचे आ जाएंगे 9, और यहाँ से भी 80 कितने आ जाएंगे 9। सबके नीचे 9 9 है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये बन के आएगा भाई 7 3 10 का 0, 6 3 9 9 8 17 1 18, 180/9 9। अब देखो यहाँ से जनरली हम यहाँ से जानते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में नहीं है तो हम एक चीज़ जानते हैं, यदि मैं इसे इतना लिखता, अगर 0 ऊपर लगाया तो मैं इसे इस फॉर्म में लिखता 81। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई, जब हम बार वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर 181 ये लिखा हुआ है, कितना 181, ये यहाँ से 181 लिखा हुआ है, और 181 में से अगर मैं इसे माइनस करता कितना 1, तो ये बन के आता कितना 180। इसका मतलब ये बताता है कि इसके ऊपर अगर बार लगाए 2 संख्या के ऊपर, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता वो संख्या में से घट जाती है। क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। और यहाँ एक 0 है तो हम पॉइंट भी लगा के चलेंगे, क्योंकि नीचे 0 नहीं है, फिर तो कैंसिल हो जाता है, 18 बचता ऊपर जा करके। तो यहाँ से भाई 1.81, तो इसका मतलब ये बताता है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, तो उस संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता, उस पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसे घटा देते हैं। तो इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 1.81 और इसके ऊपर क्या, बार। और इसके ऊपर बार का मतलब कितना है, मैं इसे 1.81 और 81 इस प्रकार से चलेगा, तो इस प्रकार मैं इसे लिख सकता हूँ 1.82। कितना लिख सकता हूँ, एक संख्या बढ़ा के लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि एक नाव प्रवाह के साथ मतलब धारा के साथ, धारा की दिशा में, प्रवाह का मतलब धारा की दिशा में, एक नाव धारा के साथ 20 मिनट में 400 मीटर की यात्रा करती है, और धारा की गति ऊर्ध्व प्रवाह में के मुकाबले के साथ कितनी है, दोगुनी। यानी कि जो इसकी गति आएगी वो दोगुनी है धारा के विपरीत जाने के मुकाबले। ठीक है, और वैसे हमें सिंपल पता है भाई,
जिस दिशा में हम तैर रहे हैं पानी में धारा के साथ, तो हमारी गति क्या हो जाएगी, वैसे ही दोगुनी हो जाएगी, यानी कि उसमें धारा की जितनी भी स्पीड होगी हमारी चाल में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, तो हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम धारा के अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध तैरते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये दे रखा है कि धारा के प्रवाह के साथ निकालें, धारा के प्रवाह के साथ की बात करें, यानी कि दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि मैंने एक्स धारा की चाल को माना और वाई मैंने नाव की चाल को, और वाई किसको, धारा की चाल को। तो एक्स प्लस वाई बराबर 400 मीटर की दूरी को तय करने में 20 मिनट लगते हैं, तो 20 बीसीएम होता है 400, तो ये कितना निकल के आया, यानी कि इसकी चाल आई 20 मीटर प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट। अब इसने बोला है कि धारा के ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो चाल घट जाएगी। अब की बार इसकी जो ये वाली जो गति है उस वाली गति की क्या है, दोगुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति मिनट। इसकी गति कितनी है, आधी है। ठीक है, इससे आधी है, तो हमें बताना है यहाँ से कि अब दोनों को ऐड कर लें। यदि हम दोनों को ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x कितना निकल के आएगा अभी, 20 और 10 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी कि x कितना आ गया निकल के 15, x 15 निकल के आया, तो y कितना आ जाएगा, y आ गई भाई 5। जब दोनों का योग कितना है 20, तो y कितना आ जाएगा 5। तो अब जो धारा की जो गति है नाव की गति की कितनी है, धारा की गति, नाव की जो गति है धारा की गति कितनी है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी कि जो स्थिर पानी में जो नाव की गति है वो 3 गुना है प्रवाह की गति की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 5 या 15, यानी कि कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ये किसकी है, धारा की, ये किसकी है, धारा की, ये किसकी है, नाव की, यानी कि जो नाव की गति है, धारा पानी में नाव की गति 3 गुना प्रवाह की गति का, कितना गुना है, 3 गुना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि राम ने 2 बराबर रकम 2 भिन्न लोगों को दी, राम ने 2 बराबर रकम भिन्न लोगों को दी, उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साढ़े ब्याज की दर पर लगाया। ठीक है, जो भी ब्याज लगाया 5% की दर पर साढ़े ब्याज पर लगाया, और 5 साल के अंत में उन्हें ब्याज के रूप में कितने मिले, 1000 रुपये मिले। जबकि दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 साल के लिए रकम दी और उस पर ब्याज की दर कितने लगाए ताकि प्राप्त राशि प्राप्त कर सके जितनी पहले व्यक्ति से प्राप्त करी थी, उतनी राशि प्राप्त कर सके जितनी पहले व्यक्ति से प्राप्त करी थी, वो किस दर पर, वो किस रेट पर उसे दूसरे वाले व्यक्ति को पैसा दे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले राशि निकाल लें। देखो अगर पहले व्यक्ति की बात करें, फर्स्ट पर्सन की, यानी कि पहले पर्सन को जो उसने धन दिया है, तो कितनी धनराशि उसने दी है यहाँ से। ठीक है, हम फॉर्मूला जानते हैं SI का निकालने का, लेंगे SI बराबर क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, अपॉन में 100, यानी कि पहले मान लो कोई धनराशि थी P और 5% की दर पर, और 5 ही साल और बटे 100, और बराबर 1000 रुपये का क्या मिल रहा है, ब्याज। 1000 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 25 चौक 100 होता है भाई, तो कितनी होगी धनराशि, P बराबर 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4000। पहले वाले को 4000 रुपये का मूलधन यानी कि धनराशि दी होगी, जब वो 1000 रुपये का ब्याज उस पर पा रहा होगा। ठीक है, पहले व्यक्ति को 4000 रुपये दिए होंगे 5% की रेट पर, तो 5 साल में उसे 1000 रुपये का ब्याज मिला होगा। अब उसने बुझाया कि 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त हो तो किस रेट पर, तो 4000 रुपये की धनराशि पर गुणा रेट हमें निकालनी है। अब की बार दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, ये सेकंड पर्सन की। ठीक है, सेकंड की रेट हमें निकालनी है, और कितने साल के लिए बात कर रहा है, 2 के लिए, और बटे में कितना 100, और ब्याज कितना मिले, 1000 रुपये ही मिले। ठीक है, ब्याज वो साफ साफ बोला है कि जितने पहले व्यक्ति से प्राप्त वसूली करी है इतनी ही वसूली करे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 को 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 12.5। तो 12.5 यानी कि कितनी रेट रखनी होगी उसे, जो 1000 रुपये का ब्याज वो उससे प्राप्त करे, 12.5 की रेट, कितनी 12.5% की रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12.5% की रेट पर अगर सेकंड व्यक्ति को 4000 रुपये की धनराशि देता है, तो पहले व्यक्ति के बराबर यानी कि 1000 रुपये का ब्याज प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि दो गाड़ियाँ ए और बी अगले 1 घंटे के भीतर निर्धारित की गई। दोनों गाड़ियों के सभी यात्री हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं मतलब कब गाड़ी आएंगी, वेट कर रहे हैं। हॉल में बैठने की क्षमता कितनी है? 1500। हॉल में बैठने की क्षमता 1500 है, जिसमें से 10% खाली रही हैं। मतलब 1500 क्षमता 10% खाली रही है, 90% कितनी हो गई? भर गई। प्रतिरक्षित यात्रियों में 40% कितनी है? महिलाएं हैं। 40% महिलाएं हैं, जबकि प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की 2/3 है। प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता है, प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों की कितनी है? 2/3 है। तो ट्रेन ए के यात्री ट्रेन में सवार हो गए, जितने वहाँ 2/3 बैठे थे वो ट्रेन ए में सवार हो गए। तो ट्रेन ए में सवार आधे यात्री महिलाएं हैं, जबकि जितने ट्रेन में बैठे ए में बैठे उसमें से आधी यात्री महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। और बाकी यात्री ट्रेन बी में सवार हुए। बाकी यात्री जो बचे होंगे प्रतीक्षा जो कर रहे थे वो ट्रेन बी में बैठेंगे। ट्रेन ए में सवार पुरुषों की संख्या और ट्रेन में बी में सवार महिलाओं की संख्या का अनुपात तुम्हें निकालना है यहाँ से। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो भाई कैसे करेंगे कि दोनों गाड़ियों की प्रतीक्षा में कितने यात्री मतलब उस हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से निकालेंगे। देखो पहले तो मैं बताता हूँ, दोनों गाड़ियों के यात्री हॉल में एक प्रतीक्षा इंतजार कर रहे हैं। हॉल में बैठने की क्षमता 1500 है, 10% खाली रह गई तो कितनी भर गई होंगी? ठीक है, तो यानी कि प्रतीक्षालय में कुल यात्री, ठीक है, कितने यात्री? देखो अब मैं यहाँ से प्रतीक्षालय में कुल कितने यात्री हैं मतलब जो बैठे हैं, टोटल तो 1500 हैं। टोटल कितने जो इंतजार कर रहे हैं? 1500 हैं, पर 10% खाली हैं तो 90% भर गई होंगी। तो यानी कि कितनी है? 1500 का 90% निकालेंगे भाई। कितना? 1500 का 90% यानी कि 90/100, 20 से 20 कितना आ जाएंगे? 1350। यानी कि जो इंतजार कर रहे हैं प्रतीक्षालय में 90, यानी कि अब जो टोटल यात्री हैं, टोटल यात्री 1500 थे, यानी कि प्रतीक्षालय में जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ से कुल ना लिख करके इसे में प्रतीक्षा करते यात्री, प्रतीक्षा करते यात्री यानी कि 90% सीटें भर चुकी हैं। यानी कि इतने परसेंट तो कितने हैं मतलब उसमें जो प्रतीक्षा कर रहे हैं? 1350। अब 1350 प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतिरक्षित यात्रियों में 40% महिलाएं हैं। महिला कितनी है इसमें? महिला हैं 40%। 1350 का 40% महिलाएं हैं भाई। 1 0 से 1 0 यानी कि कितना? 4 5 20 का 0 और 1300 का 52 और 2 54, 540 महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने हैं भाई? पुरुष कितने हैं? अगर 1350 हैं टोटल जो बैठे हैं वहाँ और माइनस का 540 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? 810। 810 पुरुष हैं भाई वहाँ। कितने? 810 पुरुष हैं। 810 पुरुष हैं। प्रत्येक ट्रेन में बैठने की क्षमता प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों का 2/3 है। प्रत्येक ट्रेन में यात्रियों की क्षमता, प्रत्येक ट्रेन में यात्री क्षमता कितनी है भाई? प्रत्येक ट्रेन में यात्री क्षमता है कितनी? प्रत्येक ट्रेन में प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों का 2/3। बैठे यात्री कितने थे? 1350 का 2/3 तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा भाई? 900। कितने हैं? 900। यानी कि इतनी क्षमता है, एक ट्रेन के अंदर इतने आ सकते हैं। और उसमें से ट्रेन ए में सवार हुए हैं, वो किस में सवार हुए हैं? ट्रेन ए में। तो ट्रेन ए में सवार यात्री, ट्रेन ए में सवार यात्री, ट्रेन ए में सवार यात्री, ट्रेन ए में सवार यात्री कितने? यानी कि 900 कितने?
900। ट्रेन ए में सवार कितने आ गए, जितने प्रतीक्षालय में बैठे थे उसका 2/3 यानी कि 900 वो ट्रेन ए में चढ़ गए भाई। ट्रेन ए में चढ़ गए और इसमें से आधे क्या हैं, महिलाएं हैं। जबकि 900 जितने ट्रेन ए में चढ़े इसमें से आधी महिलाएं हैं। ठीक है, जब आधी महिलाएं हैं तो इसमें महिला हैं भाई आधी, महिला है 450, आधी तो 450 ही होंगी, आधी महिलाएं तो पुरुष भी आधे हो गए भाई। 450 ही महिलाएं हैं और 450 ही पुरुष हैं, साफ साफ बोला है उनने कि आधी महिलाएं हैं तो बाकी 450 ही पुरुष बचे, अगर 900 हैं तो। ठीक है, बाकी यात्री ट्रेन बी में सवार हुए। अब मुझे बताओ यहाँ से महिला का तुमसे पूछा गया है ट्रेन में महिलाओं के बीच का अनुपात क्या होगा, तो महिला को ही निकाल लो यहाँ से। तो ट्रेन बी में महिला, ट्रेन बी में महिला बताओ, अगर टोटल महिला कितनी थी 540, टोटल महिला कितनी थी 540, अगर 450 ट्रेन ए में चढ़ गई तो बी में कितनी बची होंगी, 540 माइनस का 450 कितनी बचेंगी भाई, 90। कितनी बचेंगी, 90 यहाँ से बच जाएंगी। 90 यहाँ से बच गई तो अब इनका अनुपात पूछा है, मुझसे पूछा गया है इनका अनुपात। इस वाले को मैं रब कर देता हूँ भाई, मुझसे अनुपात पूछा गया है किसका, ट्रेन ए में पुरुष अनुपात ट्रेन बी में महिला, इनका अनुपात पूछा है भाई। तो ट्रेन ए में पुरुष कितने हैं 450, रेशियो महिला कितनी है ट्रेन बी में 90, 10 से 10, 9 कम 9, 9 पंजे 45, तो रेशियो कितना आ गया 5:1। कितना आ गया 5:1, ये तुम्हारा क्या अभी आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 5:1 के अनुपात में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है भाई कि आनंद बाबू और चंदू को 15,625 रुपये के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम 3 भागों में यानी कि तीनों के बीच पुरस्कार की राशि से है 5,625 को तीनों भाग में इस प्रकार बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले और बाबू और आनंद के चंदू के साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। तो निकाला गया है, पूछा गया है कि बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रूपों में कितनी अधिक होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ से मान लेंगे कि माना आनंद की राशि को हम मान लेते हैं, नंबर यहाँ से आनंद दिया है, आनंद की राशि को हमने माना आनंद की राशि को हमने x मान लिया और बाबू की मान लिया भाई y, और चंदू की राशि को क्या मान लिया हमने z, x y z हमने माना यहाँ से। अब देखो साफ साफ बोला है, इस लाइन को देखेंगे यहाँ से कि तीनों को मिलने वाली राशि का पुरस्कार मिले, यानी कि x + y। पहले तो एक कंडीशन ये दे रखी है कि x + तीनों को मिलेगा, कितने तीनों के बीच बटेंगे 5,625 इतने। बाद में इसने कहा गया कि पुरस्कार की रकम तीनों को इस प्रकार बांटी जानी है कि आनंद को बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाली, आनंद को यानी कि x बाबू और चंदू की मिलने वाली का 1/2 यानी कि कितना मिले, कितना आ जाएगा भाई 2x = y + z। मैंने 2 की क्या कर दी, इधर गुणा कर दी। ठीक है, यहाँ से आगे देखें, आगे उसने बोला है क्या बाबू को आनंद और चंदू के साथ, अब की बार बाबू की राशि कितनी है y, आनंद यहाँ से आनंद और चंदू को मिलने वाली राशि का 1/4 मिले, यानी कि 4y = कितना x + z, यहाँ से इतना आ जाएगा। अब मुझे बताओ समीकरण इसकी हेल्प से मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से देखो अगर मुझे x की राशि निकाली तो y + z की मुझे पता है, y + z का मान कितना है, y + z का मान है 2x, तो यहाँ से 2x का मान लगा दो भाई, तो x + 2x = कितना भाई 5,625। कितनी धनराशि हो गई ये हो गया 3x 5,625 और ये 3 से कट कर लेंगे भाई, 3 कम 3 2 बचे, 3 अट्ठे 24 2 बचे, 3 सत्ते 21 3 पंजे 15, यानी कि जो x को यानी कि आनंद को जो धनराशि मिलती है वो 1875 मिलती है। अभी कितनी मिलती है 1875। अब यहाँ से निकालेंगे, अगर मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं आपकी बात किसकी वैल्यू रख दूँ तो देखो यहाँ से x + z की, x + z का मान लगा दूँ तो 4y हो जाएगा। यहाँ से x + z का तो ये कितना है y, पहले से ही y और 4y कितना हो गया 5y और 5,625, इसे कट कर लेंगे भी यहाँ से 5 × 5 5 × 5
एक बचेगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसे मिलेंगे भाई y को कितना 1125, कितने मिलेंगे 1125। अब यहाँ से पूछा गया है कि क्या कि बाबू के मुकाबले आनंद को कितनी हिस्सेदारी अधिक मिलेगी। तो ये किसकी होगी, हमें आगे जेड वाले की निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आनंद की हो गई और ये किसकी होगी बाबू की। कितनी अधिक मिलेगी, अधिक निकालनी है, कितनी अधिक मिली भाई। तो 1800 कितना है 75 में से घटा देंगे 1125, घटाएंगे कितना आएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5 और 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। कितनी मिलेगी 750, 750 अधिक मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है भाई कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव है। देखो मैं यही से बता दूं, पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं। पुनरावृत्ति ये होती है कि पुनरावृत्ति और आवर्ती दशमलव, जैसे मान लो कोई भी नंबर हमें दे रखा है जिसकी आवर्ती हो रही है लगातार, जैसे 1/4 दे रखा है, 1/4 को अगर मैं कट करूं तो ये कितना हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा यानी कि रुक गई, ठीक है। ये हो गई शांत दशमलव आवर्ती, शांत दशमलव आवर्ती, शांत दशमलव आवर्ती, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से तुम्हें बोलूँ कि 1/3 और 1/3 की वैल्यू कितनी है, देखो 0.33333 ये चलता चला जाएगा मतलब डॉट डॉट इस प्रकार, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव आवर्ती। ठीक है, अशांत दशमलव आवर्ती। दशमलव आवर्ती इसे बोलते हैं अशांत दशमलव आवर्ती। इस प्रकार से ये होती है हमारी शांत दशमलव आवर्ती, और इस प्रकार कोई भी नंबर जो पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है उसे बोलते हैं अशांत दशमलव आवर्ती। यहाँ से अब इसे चेक करेंगे बिल्कुल हम इसी प्रकार से। देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.3 कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है। ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमें निकालना है यहाँ से पुनरावृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, मतलब बार बार ये पुनरावृत्ति है भाई, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति, ये पुनरावृत्ति हो रही है यानी कि बार बार नंबर वो रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति। ऐसा नंबर ये तो पूरा रुक गए हैं, इसे कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 8 कितना बचेगा 8 यहाँ से। और पहली बात तो देखो एक चीज़ और बताऊँ, जिसके हर में 2 और 4 ये फैक्टर आते हैं, किसी के भी या तो 2 आ जाए अकेला, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, ठीक है, वो नंबर हमेशा कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाता है। तो पहली बात तो वो एकदम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, इसमें 2 आ गया, 5 दूनी इसमें भी 2 चौक 8 यानी कि 4 ही बन गया, 2 ही बन गया, ये बिल्कुल कैंसिल। इसमें भी 5 बन गया, 5 पंजे 25, ये भी कैंसिल, यानी कि ये पुनरावृत्ति होगी ही नहीं बिल्कुल भी। पुनरावृत्ति कौन सी होगी, पुनरावृत्ति होगी यानी कि जो नंबर ऐसा है जिससे नंबर से ऊपर वाली संख्या यानी कि पूरी कंप्लीट डिवाइड होगी ही नहीं, ठीक है। जिसके बटे में 2, 4 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है इनके फैक्टर के अलावा, ठीक है, 2, 4 और 5 के अलावा, वो नंबर क्या होगा, एक पुनरावृत्ति नंबर होगा, यानी कि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें देखने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, यहाँ से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है कि गीता ने एक 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। गीता एक 40 मीटर चौड़ा आयताकार 40 मीटर, देखो 30 मीटर चौड़ा, 30 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा और गहरा कितना 20 मीटर गहरा भाई, 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदना चाहती है जिसका खुला सिरा जमीन पर रहेगा। अंदर से निकली मिट्टी से कुएं के चारों ओर 1 मीटर समान चौड़ाई का, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का 1 मीटर
एक रास्ता बना देती है भाई 1 मीटर समान, यानी कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का एक दीवार बनाने, ज़मीन से 0.5 मीटर की ऊंची दीवार बनाना चाहती है वो, ठीक है। तो दीवार बनाने के बाद उसकी अतिरिक्त मिट्टी बची हुई है, ये हमें निकालना है कितनी मिट्टी बचेगी। तो पहले एक आयत है, ये क्या अभी आयत, ठीक है। पहले इसका आयतन निकालेंगे भाई, आयत का आयतन, आयत है, ठीक है ये आयत। तो आयतन निकालेंगे भाई इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 40 गुणा चौड़ाई कितनी है 30 और गुणा ऊंचाई कितनी है 20। तो कितना आ जाएगा देखो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24,000। कितना आ गया भाई 24,000, ठीक है। और घन मीटर में दे रखा है तो घन मीटर, घन मीटर इतना आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे, देखो अगर उसने 1 मीटर का, ध्यान रखें, अगर 1 मीटर का 1 मीटर का 1 मीटर का 1 मीटर का चारों तरफ क्या बना हुआ है, चौड़ा रास्ता वगैरह बना हुआ है। तो इसका मतलब जो इसकी लेंथ हो जाएगी, जो इसकी लेंथ हो जाएगी अब की बार कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। यानी कि एक इधर से ऐड हो जाएगी, लेंथ कितनी हो गई 42 हो गई, लेंथ 42 हो जाएगी। पर इसने 0.5 मीटर ऊंची दीवार भी बनानी है, यानी कि वो इसे तो चौड़ा लंबाई तो करी उसने, पर उसने गहरा और कर रहा है। तो गहरा यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखें उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। अगर ये गहरा गड्ढा नहीं बनाती, 0.5 मीटर ऊंचा का गहरा गड्ढा नहीं बनाती तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती, पर इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। ऊंचाई कितनी रहने वाली है 30 ही रहने वाली है। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवार के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो 2 लंबाई कितनी है, कितनी हो गई 42 हो गई, चौड़ाई कितनी है 30 ही रहेगी, और ऊंचाई कौन सी वाली, ऊंचाई की बार ये लेनी है, यानी कि 0.5 इतने का रास्ता बना रही है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 42 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा देखो 72, और गुणा ये कितना हो जाएगा, मैं पॉइंट हटाऊँ यहाँ से, ये 10 हो जाएगा, और 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 72। यानी कि 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल वो दीवार बनाना चाहती है उसका क्षेत्रफल जो आयतन आया निकल करके कितना आया क्षेत्रफल 72, ठीक है 72 आया। हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है क्या, बची हुई अतिरिक्त बची हुई मिट्टी। तो अतिरिक्त बची हुई मिट्टी, बची मिट्टी पूरे आयतन में से ये वाला आयतन निकाल देंगे, यानी कि कितना दे रखा है देखो ये 24,000 है, 24,000 में से 72 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, 24,000 में से 72 निकालो भाई, 24,000 में से 72 निकालोगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है 2 8 आया है, किसी के ऑप्शन में है 2 8, ठीक है 2 ऑप्शन में चेक करेंगे आगे। और उसके बाद यहाँ क्या बचा भाई 9 और 23 यहाँ से, तो 23 9 to 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। बची हुई जो मिट्टी आ गई यानी कि टोटल में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इतना घन मीटर यहाँ से आ जाएगा, ठीक ये हो जाएगा हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन थी। प्रतिदिन अगर 15 दिन काम करता है तो पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 63 प्रतिदिन थी, और आखिरी 7 दिनों के दौरान औसत मजदूरी कितनी थी 99 रुपये प्रतिदिन थी। तो पहले 8 दिनों के दौरान, पहले 8 दिन यानी कि शुरुआत में 7 दिन करी और बाद में 1 दिन और करी, 8 दिन की टोटल मिला के औसत तुम्हें निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 15 दिनों का योग निकाल लेंगे पहले, इसका क्या निकाल लेंगे टोटल 15 दिन का, 15 दिन का मजदूरी का योग निकाल लेंगे। यहाँ से हम कितना हो जाएगा 15 गुणा 80, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 कितना हो गई 1200, कितना हो गया भाई 1200 रुपये मजदूरी थी पहले 7 दिन की। पहले 7 दिन की निकालेंगे, पहले 7 दिन का योग निकालेंगे यहाँ से मजदूरी का, तो कितना हो जाएगा देखो कितना दे रखा है 7 गुणा 63, 7 के 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 छंग 42 और 1 42 और 2, 7 के 21 का 1 हासिल लगे 2 और 7 छंग 42 और 2 44, 441। फिर अंतिम 7 दिन की, अंतिम 7 दिन की योग निकाल लेंगे भाई,
कितना हो जाता है आपकी बार 99। 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 नम 63 और 6 कितना हो गया भाई 69। तो 3 और 1 4, यानी कि टोटल की ये कितनी आगे निकल कर 3 और 1 4 और 9 और 4 13 का 3 और 6 और 4 10 और 1 11। देखो 4 4 हो गया, 9 और 4 13 का 3, 6 और 4 10 और 11, यानी कि टोटल 15 दिन की कितनी थी 1200 और 11 दिन की है 14 दिन की आगे। कितने दिन की आगे भाई 14 दिन की कितनी आ गई 1134। तो एक दिन की कितनी बची होगी, यानी कि 8वें दिन बचा होगा। 8वें दिन की कितनी आएगी टोटल, इसमें से घटा लेंगे कितना बचेगा। देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ से, और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा भाई। कितना 66 बचा 8वें दिन की। अब इसने पूछा है कि पहले 8 दिन की, यानी कि पहले 7 दिन की तो कितनी है 441, 8वें दिन की कितना आई है 66। तो दोनों को जोड़ दो भाई, 66 प्लस 441 इन्हें जोड़ देंगे यहाँ से, और औसत भी निकालना है। औसत बटे कितना 8, तो 6 और 1 7, 6 और 4 10 का 0 और 5 507 बटे 8, 8 से कट करेंगे। देखो भी 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितने बचे यहाँ से 2 27 हो गया। तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 या 24 कितने बचे भाई 8 या 24 27 हो गए थे ना, 3 बचे। ठीक है, तो 30, तो 8 या 24, 8 चौक 32, 8 या 24, यानी कि 63.3 कुछ आ रहा है। तो 63.37, और किसी में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 63.37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले 8 दिनों की औसत मजदूरी कितनी है 63.37 होगी। ठीक, आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि दो स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन सुबह 7:15 पर ए से शुरू होती है, जबकि दूसरी ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। और एक अन्य ट्रेन नहीं, ये बी ट्रेन 8 बजे बी से शुरू होती है और ए की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। भाई पहली ट्रेन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है बी की ओर, और बाद में 8 बजे वो 7:15 पर चल रही है 7:15 बजे, और ये बी से ए से बी की ओर जाती है। तो यहाँ से उल्टी मतलब दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, 36 की स्पीड से चल रही है। हमें निकालना है यहाँ से, देखो भाई ए बी, अब ये 24 की स्पीड से 100, पहली बात तो यहाँ इनकी दूरी कितनी है 138, दूरी कितनी है, ये 24 की स्पीड से जाती है भाई किलोमीटर पर स्पीड से, ये 36 की स्पीड से जाती है भाई। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है भाई, एक दूसरे के विपरीत है। अब ये चली थी 7:15 पे, और ये चली है कितने 8 बजे पूरे, ये पूरे 8 बजे चली है, ये 7:15 पे चली है। तो ये 45 मिनट पहले चल रही भाई, 45 मिनट क्या चल रही पहले, तो 45 मिनट में पहले दूरी कितनी चली होगी इसने, 45 मिनट में कितनी दूरी चली होगी 24 की स्पीड से। तो ट्रेन ए ने 45 मिनट में 24 की स्पीड से कितनी दूरी चली होगी। ट्रेन ए की डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से। डिस्टेंस कितना होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है 24 और गुणा समय कितना है 45 मिनट, और 45 को क्या बनाएंगे घंटे, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 4 चंग 24, 6 तिया 18, यानी कि उसने 45 मिनट जो पहले चली वो, यानी कि उसने 18 किलोमीटर की दूरी चल ली उसने पहले 45 मिनट में। तो इसमें से 18 कम कर देंगे भाई, टोटल में से 18 कम करेंगे कितनी बचेगी 0, 3 में से 1 गया 2, 120, कितनी बचेगी 120 किलोमीटर की दूरी को अब दोनों 8 बजे ये चलेगी और 8 बजे ये चलेगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगी। 120 को दोनों के विपरीत चलाते हैं तो क्या होता है, दोनों की दूरी का चालों का योग हो जाएगा। चालों का योग कितना हो जाएगा, देखो 6 और 4 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितना समय लगेगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 और 6 दूनी 12, यानी कि कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलेंगी तो यानी कि 2 घंटे में आपस में मिल जाएंगी। तो हमसे पूछा गया है कि वो एक साथ कब मिलेंगी, क्या बजे चली वो दोनों एक साथ 8 बजे, तो 2 घंटे और लग गए उन्हें। 8 कितने बजे मिलेंगी 8 बजे और प्लस का 2 घंटे यानी कि 10 बजे। ध्यान रखें, इसलिए जब भी उसमें जोड़ें
जब दोनों ट्रेन एक साथ चलती हैं उसी टाइम में हम जोड़ लेंगे इसे, तो यानी कि 8 बजे चलती हैं और 2 घंटे बाद में लग गए, यानी कि 10 बजे वो एक साथ मिल जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में एक साथ मिलेंगी। ठीक, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो भाई आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, तो इस सीरीज को हम लगातार कराते रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको 2021 में जो भी SI का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको इससे बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। और हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, ठीक है, कमेंट करें। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप हमारे यहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन वगैरह में डाउट आता है तो। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।